सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 9 और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा पूरा सिलेबस हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा और इसके प्रीवियस चैप्टर्स भी हो चुके हैं। साइड में आपको लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये वीडियो भी हम अपने बाकी चैप्टर्स की तरह हैंड रिटन नोट से कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ना मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स कर लिए ना तो आपको बुक उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने वर्ड टू वर्ड बुक से बनाया है। मेन चीज़ें ही लिखी है, फालतू की कोई भी बकवास मैंने इसके अंदर ऐड नहीं करी है और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। तो अब बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप चैप्टर के नाम से क्या समझ रहे हो? रीसेंट मतलब क्या? हालांकि जो हाल ही में हो रहा है वो चीज़, और डेवलपमेंट तो पता ही होगा ना कि विकसित होना। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स कैसे आई, सबसे पहले हम 1990s का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, मतलब तब की बात देखते हैं। 1990s में क्या हुआ? कांग्रेस जो है ना वो हार गई थी 1989 में। कांग्रेस फेल, कांग्रेस डिफीट, ठीक है। जो 415 सीट थी कांग्रेस की, वो अब 97 मतलब 197 हो गई थी। इतनी कम हो गई थी उनकी सीट्स 1989 में। फिर मंडल इशू भी आ गया। मंडल इशू के बारे में जानते होंगे सब, क्या कि बीपी मंडल जो थे उन्होंने मंडल कमीशन लाया था, जिसके बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे। मंडल कमीशन क्या था? ओबीसीज मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन थी, और बहुत सारे जो लोग थे वो उसके अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि ये ना हो। तो एक इशू बन गया था ये एनईपी 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके अंदर 3 चीजें थी: ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ठीक है। फिर और क्या क्या हुआ? बाबरी मस्जिद डिमोलिशन एट अयोध्या, मतलब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया दिसंबर 1992 में अयोध्या के अंदर, और बीजेपी ने हिंदुत्व का नारा बढ़ाया। राजीव गांधी जी का जो है असैसिनेशन हो गया मई 1991 में, मतलब कि उनका मर्डर हो गया, उनको मार दिया गया। और किसने मारा था? श्रीलंकन तमिल ने, जो कि लिंक था लट्टे से, जो कि एक क्या था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। तो इलेक्शन कैंपेन चल रहा था इनका तमिलनाडु के अंदर, किसका? राजीव गांधी का। उसी दौरान उन्होंने मार दिया था, ठीक है। और फिर राजीव गांधी के बाद जो है कांग्रेस बने हमारे नरसिम्हा राव, पीएम बन गए आफ्टर राजीव गांधी। तो ये था कुछ मोटा मोटा चैप्टर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। यहाँ से हमारा शुरू हुआ एरा ऑफ कोलिजन। कोलिजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, जब संगठन की सरकार बनती है। किसकी सरकार? संगठन की सरकार। जब किसी वन पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तब वो क्या करता है? एक ग्रुप बना लेता है। जब सिंगल को नहीं मिल रही है तो ग्रुप बना के मेजॉरिटी ले जाता है। इसको कहते हैं संगठन की सरकार, जो कि 1989 से बननी शुरू हुई थी। कांग्रेस गिर गई थी, उनपे मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो कांग्रेस जो है लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी। मतलब मेजॉरिटी तो उसको भी नहीं मिली इतनी, लेकिन जो बाकी पार्टीज है उन सबसे तो ज्यादा ही मिली थी। तो क्या हुआ? नेशनल फ्रंट अलायंस एनएफ बना, जनता दल का और अदर पार्टीज का, जिसको सपोर्ट किससे मिला? बीजेपी से और लेफ्ट फ्रंट से। अब यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं। एक थी नेशनल फ्रंट पार्टी, ऑब्वियसली ये भी एक अलायंस पार्टी थी, जो कि 1989 में बनी, और ये अलायंस था बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट का। लेफ्ट फ्रंट भी एक पार्टी का नाम है। फिर जब बीजेपी जीत गई तो बीजेपी को हटाने के लिए फिर एक अलायंस बनी, यूएफ मतलब यूनाइटेड फ्रंट, 1996 में बनी, जो कि थी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की। मतलब पहले लेफ्ट फ्रंट इनके साथ मिल गई थी बीजेपी वालों के साथ, अब लेफ्ट फ्रंट सेम पार्टी कांग्रेस के साथ मिल गई है। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कांग्रेस का डिक्लाइन कैसे हुआ, कांग्रेस हटी कैसे, मतलब हटी क्या, गिरी कैसे। तो कांग्रेस का जैसी डिक्लाइन हुआ, अब हम क्या देखते आ रहे हैं कि हम सीढ़ियां देखते आ रहे हैं। कांग्रेस ने ही इंडिपेंडेंस में सबसे मेजर रोल प्ले किया था, उन्हीं की डोमिनेंस चल रही थी, है ना भैया, सबको पता है ना। तो अब क्या हुआ? इनका डोमिनेंस खत्म हो गया, जो उनका दबाव बना हुआ था ना वो अब खत्म हो रहा है। और इधर से शुरुआत हुई मल्टी पार्टी एरा की, मतलब कि बहुत सारी पार्टीज जो है वो अब एमर्ज होने लग गई हैं। काफी पार्टीज आ गए। पहले सिंगल पार्टी मल्टी पार्टी थी, बट दिख रहा था सिंगल पार्टी, क्योंकि डोमिनेंस होती है ऑफ कांग्रेस, हर बार वही जीत रही थी। अब काफी सारी पार्टीज आई, ठीक है। किसी भी सिंगल पार्टी को सीट सिक्योर नहीं हुई लोकसभा इलेक्शन के अंदर 1989 से 2014 तक, जिससे क्या हुआ? कोलिजन का एरा जो है बढ़ गया, ये हम पढ़ चुके हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा इलेक्शन है, जिसके अंदर बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली। 14 तक ना किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, 14 के बाद बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली, और आज तक टिल नाउ मिलती आ रही है। अब देखो जो इलेक्शन होंगे अभी मई में, तो देखते हैं किसको मिलेगी। अप्रैल से है ना इलेक्शन, दिल्ली में होंगे मई से, तो अब देखते हैं किसको मेजोरिटी मिलेगी। अलायंस पॉलिटिक्स। अभी अलायंस पॉलिटिक्स क्या है कि संगठन की पॉलिटिक्स क्या है? एमर्जेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट दैट रिप्रेजेंट द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि ओबीसी एंड रीजनल एस्पिरेशन टू। ऐसी पार्टीज, ऐसी पावरफुल पार्टीज और मूवमेंट्स होने लग गए जो कि रिप्रेजेंट करती थी दलित लोगों को, जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, और जो बैकवर्ड क्लासेस होती है, और जो रीजनल एस्पिरेशन, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुछ कुछ जो रीजन होते हैं, कुछ कुछ जगह होती है, उसके जो लोग हैं वो अपने आप को इग्नोर फील करते हैं, तो उनकी इग्नोरेंस
जो थी उनकी जो एस्पिरेशंस थी उनको रिप्रेजेंट करते हुए जो पार्टीज हैं वो आई थी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। यूएफ जो थी, यूनाइटेड फ्रंट जो थी, वो 1996 में बनी थी और इसको सपोर्ट मिला था कांग्रेस से। पॉलिटिकल जो इक्वेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी, मतलब कि हिली डुली सी थी, हिली डुली इक्वेशन हो रही थी। अब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ऑल्सो इमर्ज विद कांग्रेस। जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेफ्ट फ्रंट की भी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि लेफ्ट फ्रंट पहले जो है बीजेपी के साथ एनएफए बनाई, अब इनके साथ मिलकर यूएफए बना ली। तो वो भी ताकि बीजेपी कंट्रोल पावर से बाहर रहे, इसलिए वो कांग्रेस के साथ मिल गई। बीजेपी कंसोलिडेटेड, बीजेपी ने अपनी पोजीशन बना के रखी इलेक्शन ऑफ 1991 और 96 में, लेकिन इस टाइम जो इस पीरियड में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। बीजेपी जो है पावर के अंदर आई आफ्टर अ कोलिजन। बीजेपी ने भी जो है कोलिजन बनाया, एक संगठन बनाया मई 1998 से लेकर जून 1999 तक, और फिर इलेक्ट हुई इन अक्टूबर 1999। और अटल, ये ना ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, मेरे सीईटी में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज पीएम इस टाइम बीजेपी से। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज पीएम एंड मतलब एनडीए से थे, और ये एक लौते जो थे उस टाइम पे ऐसे वो थे लीडर जिन्होंने अपने पूरे 5 साल का जो टेन्योर होता है वो कंप्लीट किया। तो फर्स्ट जो थे वो ये थे जिन्होंने अपने अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट किया, टर्म कंप्लीट किया। ठीक है, अब ये कुछ है। एनडीए जो है 1997 में बना था, बीजेपी ने कोलिजन किया 1998 में। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हाँ, एनडीए के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। एनडीए 2 बना 1999 में। फिर यूपीए क्या है? यूपीए भी एक कोलिजन पार्टी है जो कि 2004 और 2009 में बनी। ठीक है, और ट्रेंड में, और ये जो ट्रेंड चल रहा था ये कोलिजन का, इस ट्रेंड के अंदर चेंज आया 2014 से, जब बीजेपी को क्या हुआ? मेजोरिटी मिल गई, तब इस ट्रेंड के अंदर जो है चेंज आया। अब यहाँ पर हम आते हैं एनडीए थर्ड पे। एनडीए थर्ड में क्या था? ये ना एडिशनल टॉपिक है, बुक के अंदर नहीं है। एडिशनल टॉपिक भी पेपर में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या एडिशनल टॉपिक आएंगे, सो ऑब्वियसली ये मैं तभी पढ़ा रही हूँ ना आपको, क्योंकि एनडीए और मतलब एनडीए से रिलेटेड जो है बुक के अंदर नहीं है पढ़ाएगा। तो ये एनडीए थर्ड में क्या था कि बीजेपी को जो है मेजोरिटी मिली, और कौन पीएम थे उस टाइम? पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर। और जो एनडीए थर्ड थी वो फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल अलग थी, और एनडीए थर्ड को बीजेपी डोमिनेट कर रही थी, और बीजेपी ही मेजोरिटी में थी, बीजेपी ही सरप्लस थी, मतलब सबसे ऊपर थी और सबसे ज्यादा थी। वन पार्टी लेड कोलिजन टू डोमिनेंस। इसमें क्या हुआ? पहले क्या था? कोलिजन। बीजेपी क्या थी? कोलिजन। बीजेपी क्या थी? संगठन की सरकार। अब ये क्या हो रहा है? कोलिजन से डोमिनेंस पे आ गए, मतलब कि ये ऊपर उठ गई, ये ऊपर आ गई। ठीक है, डोमिनेंस पे आ गई अब ये। बीजेपी रूलिंग फ्रॉम 2019 से टिल नाउ एवरीवन नो। ठीक है, 19 में बीजेपी ने 303 सीट सिक्योर करी, और इसको बोला गया #बीजेपी सिस्टम। मंडल कमीशन क्या है? मंडल कमीशन मोस्ट ऑफ यू नो, बहुत बार बोल चुकी हूँ। मंडल कमीशन दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो अब पता लग जाएगा, और इसे भूलना मत। मंडल कमीशन जो है रिजर्वेशन की मांग करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस को 1960। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो रिजर्वेशन की मांग करी थी अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मतलब एसटी एससी से हटके जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, उनको रिजर्वेशन दिलाने की मांग करी गई थी। और ये जो मांग है नॉर्थ इंडिया ने नहीं अपनाई थी। फिर ये जो मांग है इसको नॉर्थ इंडिया तक लाने की डिमांड आई, जो कि जनता पार्टी लाई थी 1977 से 79 में, और इस डिमांड को नेशनल लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे ले जाया गया। कर्पूरी ठाकुर जी का आपने नाम सुना होगा, ये उस टाइम सीएम थे बिहार के उस टाइम के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन बिहार। मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी ना, वो कर्पूरी ठाकुर जी ने करी थी इंट्रोड्यूस बिहार के अंदर। और कर्पूरी ठाकुर जी को अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है, वो आप कमेंट में बताओगे मुझे कौन सा मिला है। ठीक है, ही इज नो मोर नाउ, बट उनको मिला है, उनकी तरफ से उनकी फैमिली ने अवार्ड लिया है, वो कौन सा है वो आप बताओगे। अब मंडल कमीशन जो है ना वो 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करती है कि इस 3 चीज़ों के हिसाब से हम किसी को कह सकते हैं कि वो बैकवर्ड है। वो 3 चीज़ क्या है? एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल। ये तीन चीज़ अपने आप में ही लिंक कर रही है। पता है क्या? अब मंडल कमीशन ने, ये भी एक डिबेट का मुद्दा था, अगर मैं इस टॉपिक में चली गई तो ये लंबा हो जाएगा, बट अगर 6 मार्क्स का आ रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आप पे जो है ना कंटेंट हो लिखने के लिए। तो मंडल कमीशन ना 3 चीज़ों पे फोकस करिए। अब आप ये मुझे बता दो कि सोशल क्या होता है, सामाजिक। क्या आपके सोशल में एजुकेशन नहीं आती? क्या आपके सोशल में इकोनॉमिक चीज़ें नहीं आती? बताओ। अगर कोई बंदा सोशलाइज होएगा, मतलब बढ़ेगा, तो वो पैसे भी कमाएगा, वो एजुकेशन भी लेगा, वो सब करेगा, तभी तो वो सोशल में आएगा। इनको अलग क्राइटेरिया में क्यों डाला गया? यही एक सबसे बड़ी डिबेट थी, जिस वजह से क्रिटिक्स हुआ। ये क्रिटिक्स में आ सकता है मंडल कमीशन के। ओके, और ना रिजर्वेशन, यहाँ तक कि एक और चीज़ बताओ, वीडियो में तो आप मुझे क्या ही बता पाओगे, बट आप कमेंट में बता सकते हो आपका इसमें ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। रिजर्वेशन में बोला गया कि जो प्रमोशंस होती है ना जॉब में, उसमें भी रिजर्वेशन दी जाए। प्रमोशन क्या होता है? जब कोई तरक्की करता है, अच्छा काम करता है, तो उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। मतलब जैसे कि मैनेजर से हेड बना दिया, ऐसे असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना दिया, ऐसे प्रमोशन कर दिया। तो क्या रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है? रिजर्वेशन होनी चाहिए इन जॉब प्रमोशन? ये बताओ, इन प्रमोशन की बात कर रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये इशू भी आप इसके अंदर लिख सकते हो मंडल कमीशन में। अब पॉलिटिकल फॉल आउट क्या है? बामसेफ क्या है? ये सीईटी में आ जाता है, सीईटी के इंपॉर्टेंट है। बामसेफ 1978 में बना था, जिसकी फुल फॉर्म बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन। बैकवर्ड और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना, उनको एम्प्लॉयज दिए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट।
और उनके अपवर्डनेस के लिए काम किया जाएगा कि उनको उनके स्तर से ऊंचा करा जाए। एमरजेंस ऑफ कांशीराम लीडरशिप थ्रू बीएसपी, कांशीराम जो थे उनकी लीडरशिप बढ़ी थ्रू बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट गेन किया बाय वीकर एंड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हरियाणा, यूपी और पंजाब के अंदर। लेकिन इन्होंने फेस किया यूपी के अंदर ब्रेक 1989 के इलेक्शन, मतलब यूपी में बहुजन समाज पार्टी नहीं चली 1989 में। अब हमारे टॉपिक आते हैं कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। कम्युनलिज्म क्या होता है? एक ना कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ग्रुप होता है लोगों का जो एक चीज को फॉलो करते हैं, मतलब उस कम्युनिटी की सारी चीजें सेम है। हाँ, अब जब कोई कम्युनिटी की जो थिंकिंग है वो एक आइडियोलॉजी में बदल जाती है और वो इस तरह बदल जाती है कि वो वायलेंस क्रिएट करती है। मान लो अगर मुझे रेड कलर पसंद है और सामने वाले को व्हाइट पसंद है, तो मैं मारपीट करने लग जाऊंगी, उसे फोर्स करने लग जाऊंगी कि तुझे रेड क्यों नहीं पसंद, मैं उससे लड़ने लग जाऊंगी, तुझे रेड क्यों नहीं पसंद। ये मेरे अंदर कम्युनिज्म की भावना जाग गई। तो ये चीज भी गलत है। सेक्युलरिज्म, एवरीवन नोज सेक्युलरिज्म क्या होता है कि इंडिया क्या है, सेक्युलर कंट्री है कि हर रिलीजन को यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी दी जाती है। डेमोक्रेसी समझाने की जरूरत नहीं, डेमोक्रेसी बताइए, ठीक है। तो राइज इन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी। अब क्या होने लग गया कि पॉलिटिक्स को ना धर्म के नाम पे खेलने लग गए, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे पॉलिटिक्स होने लगी। भारतीय जनसंघ पार्टी प्लस जनता पार्टी, ये दोनों पार्टी मिली जो कि मेजर ऐसा रोल प्ले कर रही थी। आफ्टर द फॉल ऑफ जनता पार्टी एंड ब्रेक द सपोर्टर ऑफ इट्स 12 जनसंघ फॉर्म द बीजेपी इन 1980 में बीजेपी फॉर्म हुई, जब जनता पार्टी जो है उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी और उन्होंने फिर जनसंघ पार्टी के साथ मिलकर जो है बीजेपी पार्टी बनाई थी 1980 में। बीजेपी ने परस्यूट किया पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है, ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। बीजेपी लाया हिंदुत्व का नारा, और हिंदुत्व का मतलब होता है हिंदूनेस, हिंदूनेस का मतलब तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। और ये वर्ड जो दिया था ये दिया था आपका वी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और ऐसे इन्होंने क्यों दिया हिंदुत्व? इनका अकॉर्डिंग टू दैम जो एक स्ट्रॉन्ग नेशन है ना, उसको बनाने के लिए हमको कल्चर को यूनाइट करना पड़ेगा। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए हमको उसके कल्चर को यूनाइट करना पड़ेगा। और इनके अकॉर्डिंग हिंदू कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि इस बेसिस पे लोगों को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि इंडिया में, इन इंडिया स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी मेजोरिटी के लोग हैं? हिंदू। तो उस बेसिस पे हम लोगों को यूनाइट कर सकते हैं एक अच्छा नेशन बनाने के लिए। अब ना इस विचारधारा से दो चीजें हुई, टू डेवलपमेंट हुई 1986 में। इसको डेवलपमेंट बोला गया बुक में, बट अब आप देखो इसमें आपके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट थी या नहीं, वो आपका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन। हाँ, तो बीजेपी ने हिंदुत्व पार्टी वो बन गई है, बीजेपी हिंदुत्व का उन्होंने नारा दिया। तो उस दौरान हमने बुक में दो एग्जांपल्स पढ़े हैं, एक है हमारा शाह बानो केस और दूसरा है हमारा अयोध्या डिस्प्यूट। अयोध्या डिस्प्यूट आपको मुझे इतनी गहराई में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू आर वेरी लकी, आपने फेस टू फेस देखा है सब क्या हुआ अयोध्या में, क्या नहीं हुआ 22 जनवरी 2024 में। और हमने सेलिब्रेट भी किया अयोध्या मंदिर बनने के खुशी में, रामलाल जी के मंदिर के बनने में खुशी में हमने अच्छे सेलिब्रेट भी किया और खुशी भी बनाई, दिवाली बनाई। अब वो क्यों हुआ वो भी आपको पता ही होगा, मैं और अच्छे से बता दूंगी। और इसको एज अ थ्योरी मत लो, एज अ स्टोरी सुनो। अब एज अ स्टोरी सुन लो मुझसे। शाह बानो जो थी ना, एक ओल्ड लेडी थी जिनका नाम जिन्होंने शादी करी थी टू अ लॉयर, मुस्लिम थी वो शाह बानो, उन्होंने शादी करी थी लॉयर से, और शादी के कुछ साल बाद उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। मुस्लिमों में क्या होता है, 4 निकाह कबूल होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर उसके बाद कुछ साल बाद क्या किया, जो उनके जो पति थे उन्होंने उनको घर से निकाल दिया और वो उनको महीने के 200 रुपए देते थे एज अ खर्चा, वो उन्होंने फिर उन्हें देना भी बंद कर दिया। तो शाह बानो जी तो थे ना, उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया। अब जब उनके हस्बैंड लॉयर थे तो उन्होंने क्या करा, उनको डिवोर्स दे दिया ताकि उनको उसे कोई भी टाइप के रुपए पैसे ना देने पड़े, तो उन्होंने उन्हें डिवोर्स दे दिया। तो शाह बानो जो थी उन 62 साल की जो लेडीज थी, डिवोर्स भी हो गई थी। अब तो उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके सपोर्ट में बोला कि इनको अकॉर्डिंग टू द लॉ अपनी सैलरी में से 20 to 30% आपको इनको देना पड़ेगा। तो वो उस टाइम के लॉयर थे, उनकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, लेकिन वो उनको मात्र 25 रुपए देते थे, 25 रुपए पर मंथ। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मदद करी। लेकिन अब जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे ना, जो मुस्लिम आइडियोलॉजी वाले थे, आइडियोलॉजी क्या सॉरी रिलीजन ही है, बट जो एक वो विचारधारा रखते हैं ना, उनके भी अपने अपने कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं, हम किसी में कुछ नहीं बोल सकते। तो अकॉर्डिंग टू देम क्या है, इनको लगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जब डिवोर्स हो जाता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, उसको एक वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो है ना वो जो होगा उनका एक्स हस्बैंड, वो उन्हें पैसे देगा और उस पीरियड के बाद वो खत्म हो जाएगा। 3 महीने या 4 महीने तक का वो पीरियड होता है, उसके बाद वो उन्हें किसी भी टाइप के पैसे नहीं देगा। तो ऐसा मुस्लिमों का कहना था, लेकिन इन्होंने कोर्ट ने बात खारिज कर दी, जिस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। मुस्लिम्स ने बोला कि ये हमारे अंदर इंटरफेयर हो रहा है, हमारे धर्म को एज लाइटली लिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बहुत सारे ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए, जिस वजह से क्या हुआ, राजीव गांधी जी उस टाइम नए नए थे, तो उन्होंने क्या करा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 नाम याद रखना, पास कर दिया। इसके अंदर क्या था, वही था कि अब जो मुस्लिम के कानून बोलते हैं वही इनके साथ भी हो जाएगा। मतलब शाह बानो जी जो है केस जीत भी गई थी, उनको हर महीने मिलने वाले पैसे के लिए एग्रीमेंट भी हो गई थी, लेकिन ड्यू टू दिस ऑल प्रोटेस्ट एंड ऑल ये खारिज हो गया और उनको वही सेम टू सेम मुस्लिम वाले लॉ फॉलो करने पड़े। बीजेपी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया। बीजेपी ने बोला जब गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब एक केस का फैसला सुना दिया कि उन्हें पैसे मिलेंगे, तो अपनी पावर्स का यूज करके कांग्रेस हैव नो एक्शन कि वो अपना जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज करे, ऐसे बोल के। तो बीजेपी ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था।
अब अयोध्या डिस्प्यूट पे आ जाओ। अयोध्या डिस्प्यूट में क्या था, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था फैजाबाद का, फरवरी 1986 में ऑर्डर दिया गया कि बाबरी मस्जिद के जो गेट है वो खोले जाएंगे और ताकि हिंदू जो है उसमें प्रेयर कर सके उस एरिया में जिसको वो अपना टेम्पल मानते हैं। जिससे क्या हुआ, बहुत सारे वाद विवाद हुए। बाबरी मस्जिद जो कि एक मस्जिद थी, ऑब्वियसली मॉस्क थी, उसमें डिस्प्यूट्स होने लग गए। मुस्लिम लोग जो होंगे वो भड़क जाएंगे कि हमारी मस्जिद को आप मंदिर बोल रहे हो। और ऐसा मतलब ये है कि जो पहले अयोध्या इज ऑब्वियसली भूमि ऑफ लॉर्ड रामा। अब भगवान राम के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, तो उसको तोड़ने के लिए पैमान जारी किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वायलेंस, कम्युनल वायलेंस तो होनी है, कोई भी बात हो, वायलेंस तो बढ़ेगी, मैसिव वायलेंस हो गई। आरएसएस एंड वीएचपी ये जो पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने क्या करा, मार्चिंग करनी शुरू कर दिया और मोबिलाइजेशन प्रोग्राम चालू कर दिया, मतलब कि खुद चल के जा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करें। बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी और बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर भी किया गया था इस बारे में, और बीजेपी ने इसको पूरा सपोर्ट किया था, जो कि है। और मार्च भी निकाला गया था, और मैसिव मार्च, बहुत बड़े बड़े मार्च निकाले गए थे, जिसको रथ यात्रा बोला गया। और ये रथ यात्रा निकली थी सोमनाथ, जो कि गुजरात के अंदर है, टू अयोध्या यूपी। हाँ, ये थी पूरी राम मंदिर। अब डिमोलिशन एंड आफ्टर, अब जो है राम मंदिर की जगह जो बाबरी मस्जिद थी उसको डिमोलिशन कर दिया, मतलब तोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिसंबर 1992 में ना एक कार सेवा ऑर्गेनाइज करे गए थे टेम्पल के लिए। कार सेवा कौन लोग होते हैं, कार सेवा वो लोग होते हैं जो वॉलंटरी सर्विस करते हैं, और वो मतलब भक्त नहीं होते हैं, भक्त ही होते हैं, पर वो वॉलंटरी सर्विस करते हैं मंदिर को ठीक करने के लिए। तो कार सेवा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिस्प्यूट्स बढ़ गए, टेंशन बढ़ गई और खतरा भी बढ़ गया। बहुत सारे लोग जो है 1000 की तादाद में दूर की कंट्री के दूर के कोने से इकट्ठा हुए थे अयोध्या के अंदर 6 दिसंबर 1992 में, और मस्जिद को गिराया गया। स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जहाँ पे बीजेपी रूल कर रही थी, उस जहाँ पे जिस स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी रूल कर रही थी, सेंटर ने उसको खारिज कर दिया गया, और एक केस फाइल किया गया सीएम का, जो यूपी का जो सीएम था ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी के ऊपर केस रजिस्टर किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो भी दंगा फसाद हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से हो रहा है, ऐसा बोला गया। बीजेपी ने अपना रिग्रेट, अपनी गलती मानी, जो भी मिसहैपनिंग हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो फिर क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम्ड द डिमोलिशन और डिक्लेयर दैट दिस वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी थी वही ऐसे बोलेंगी, उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत है। कंडेम मतलब क्या होता है, रॉन्ग, ये बहुत गलत है मस्जिद को तुड़वाना। और ऐसा बोला गया कि जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है ना, जो हमको एकता और सारे धर्म का ये चीज़ बताता है, ये इसके अगेंस्ट हो गई ये बात। और इससे क्या हुआ, रिलीजियस सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए हैं, और ये बिल्कुल वही बात हो गई थी जैसे कि हमने पढ़ा था ना ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के टाइम, जैसे एंटी सिख रैयत निकली थी, वैसे ही अब क्या हो रहा है, एंटी मुस्लिम वाली चीजें हो रही है, अगेंस्ट मुस्लिम, गुजरात के अंदर 2002 में। अब गुजरात रैयत क्या थी, ये हम अच्छे से पढ़ते हैं, जिसके बारे में इधर बात हुई है वही सेम चीज यहाँ पे अच्छे से है। तो फैब से लेके मार्च पूरे 1 महीना, 2 महीने में 1 महीने के बीच ये पूरी चलिए 2002 के अंदर एक बुग्गी थी, जो कि एक ट्रेन की बुग्गी थी, जो कि फुल ऑफ कार सेवास थी, मतलब कार सेवाओं से भरी हुई वो बुग्गी थी। और कार सेवास कौन थे वो मैंने बता दिया, जो राम मंदिर के लिए वॉलंटियर्स थे। और उस बुग्गी में ना आग लगा दी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, 57 लोग जो थे मर गए ऑन द स्पॉट। और ऐसा बोला गया कि इसके अंदर जो मतलब पाया भी गया कि इसके अंदर कार आग लगाने के अंदर हाथ किसका है, मुस्लिम लोगों का। वायलेंस हुई, मारकटाई हुई बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के अगेंस्ट, और नियरली 1100 लोग मारे गए, जिसमें से मेजोरिटी के लोग जो थे मुस्लिम्स थे। इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि सिविल डिसऑर्डर हो गया था, इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है दंगे होने लग गए थे। अब एमरजेंस ऑफ न्यू कंसेंसस 1989 में ये देखा गया कि जो कांग्रेस है वो हार रही है और बीजेपी जो है वो जीत रही है। लोकसभा इलेक्शन 2004 में क्या हुआ कि एनडीए डिफीटेड। अब जो एनडीए जो बनी थी ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो हार गई 2004 में। यूएफए जीत रही थी, मतलब कांग्रेस वाली पार्टी जीत रही थी। लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस को, और जो एनडीए और जो यूएफए थी ना, मतलब जो कांग्रेस एंड लेफ्ट फ्रंट और दूसरी क्या थी, बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट, इनके जो सीट में जो डिफरेंस था वो नेग्लिजिबल था, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया था सीट्स में। बट कांग्रेस जो जीती थी, और कांग्रेस का क्या हुआ था, रिवाइव, कांग्रेस जो है आगे बढ़ गई, मतलब बढ़ रही थी, दोबारा उसको सांस मिली, ऑक्सीजन। तो ग्रोइंग कंसेंसस क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, बता दिया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम आया ओबीसी के लिए। एक्सेप्टेंस हुआ ऑफ द रोल ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, मतलब जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो भी कंट्री के गवर्नेंस में बोल सकती हैं। पॉलिटिकल अलायंस बनी विदाउट आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या कि अब जो अलायंस बन रही है वो किसी आइडियोलॉजी विचारधारा से नहीं बन रही है। अब क्योंकि इशू क्या है, डेवलपमेंट और गवर्नेंस के अंदर 2014 में जो है पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई फ्रॉम कास्ट टू रिलीजन। बेसिकली ये इशू तो है नहीं, ये अच्छी बात है कि जो पहले अभी हमने देखा ना कि कास्ट, रिलीजन, धर्म, जाति विवाद, इन सब चीज़ों में जो चल रहा था, ये अब जो है डेवलपमेंट के बारे में बात करने लगे और गवर्नमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनने लगे। पॉलिटिक्स जो है वो डेवलपमेंट पे काम करने लगे, और एनडीए ने भी बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम लानी शुरू कर दी, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, किसान फसल बीमा योजना। तो ये था पूरा आपका चैप्टर नंबर 9, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अब आपका पूरा ये सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, एंड आपका एग्जाम है 22 मार्च को, और ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छे से करके आना। इसका जो नोट्स है, आप पूरे हैंड रिटन नोट्स में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, वहाँ से ले लेना। कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, फील फ्री कि आप मुझसे पूछ पाओ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।